Assalamu alaikum. This is Rabia Rashid and you're watching our lectures. Sometimes I think कि ऐसे के बारे में मैं जितनी मर्जी बात कर लूँ फिर भी उसके क्वेश्चंस जो है ना वो नेवर एंडिंग, कोई ना कोई चीज़ वो आपको बॉदर करती ही रहेगी। अब कुछ क्वेरीज मुझे आई कि एक तो ये थी कि लिटरेरी एसे के बारे में ना बता दें, और आपने जो वीडियो रिकमेंड की थी सर अवैस की, तो उसमें उन्होंने सोर्सेज बताए हैं लेकिन एसे को अटेम्प्ट करने के बारे में नहीं बताया। तो देखो, अटेम्प्ट करना इससे आपने वैसे ही है जैसे आप दूसरे एसेस को लेके चलते हो, बॉडी पैराग्राफ स्ट्रक्चर, उसका आउटलाइन वगैरह, एवरीथिंग थीसिस स्टेटमेंट वो आपने उसी तरह से बनानी है, तो उसमें तो कोई बात रह नहीं जाती अगर वो आपको आता है। फिर ये बात है कि इसको ना इतना ज़्यादा इसमें डरने की बात नहीं है। समटाइम्स ये इतना अच्छा एक वे होता है टू शो योर ओन क्रिएटिविटी एंड एबिलिटी कि आपके पास इतना कुछ होता है ना बताने के लिए, इतनी ज़्यादा मोटिवेशनल चीज़ें। अगर आप यानी इस तरह के एक स्टूडेंट हो जिसने लाइफ में बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल वीडियोस देखी हैं, बहुत चीज़ें वो सुनता रहता है, वो अच्छी सेल्फ ग्रूमिंग के ऊपर बुक्स भी पढ़ता रहता है, तो ऐसे लोग ना इस तरह के ऐसे बल्कि ज़्यादा अच्छा कर लेते हैं, क्योंकि उसमें वो अपनी थॉट्स को दिखा सकते हैं और उनके पास बहुत मटेरियल होता है। अगर आप लेके बैठो ना पेन और पेपर और सोचो, तो फॉर एग्जांपल जैसे ट्रूथ इज़ लिव्ड नॉट टॉट, ये कैसे आया है? तो इसके अंदर आप इसमें बेशुमार एग्ज़ाम्पल्स बता सकते हो, जो जिनको दुनिया हीरो कहती है, उनकी ज़िंदगी के बारे में बात कर सकते हो। फिर आप ये बता सकते हो कि जो नॉलेज है वो मेयर रेटरिक नहीं है, अगर आप किसी को कोई बात कहते रहो लेकिन उसके एक्शन से नहीं साबित, और इस तरह की यानी आप बहुत सारे आर्गुमेंट्स लेके आ सकते हो और उसको प्रूव कर सकते हो। फिर है और भी काफ़ी सारे, जैसे वॉयलेंस इज़ द लास्ट रेफ्यूज ऑफ द इनकॉम्पिटेंट। फिर है आर्ट फॉर पीस। फिर इसी तरह कुछ फिलोसफिकल किस्म के एसेज आ सकते हैं कि समटाइम वी डू नॉट सी व्हाट वी सी। फिर काफ़ी मिर्च मसालों वाले भी हैं, मज़े के हैं, कि जैसे पंक्चुअलिटी इज़ द विर्च्यू ऑफ द बोर्ड। अब इसमें आप प्रूव कर सकते हो इसके प्रो और प्रोज एंड कॉन्स बता सकते हो, आप इसके अगेंस्ट जा सकते हो, इसके प्रो में जा सकते हो। आप कह सकते हो कि नहीं जी, पंक्चुअलिटी तो बहुत अच्छी चीज़ है, और ये तो लेज़ी लोगों की बनाई हुई बात है कि वही लोग पंक्चुअल होते हैं जो कि बोरिंग होते हैं, और उसको आप बहुत सारी चीज़ों से प्रूव कर सकते हो। इसमें ज़रूरी नहीं होता कि आपको जो स्टेटमेंट दी गई है आपने उसी के ऊपर बात करनी है, आप उसके अगेंस्ट भी जा सकते हो। आप कह सकते हो कि आई डू नॉट एग्री विद दिस। इस तरह के हैं कि ग्रेट नेशंस विन विदाउट फाइटिंग, आप इसके भी अगेंस्ट में भी जा सकते हो, इसके फेवर में भी जा सकते हो। फिर एक और फिलोसफिकल ऐसे है कि कैन मीनिंग बी फिक्स्ड, इसमें इस तरह की चीज़ें आ सकती हैं कि जिन लोगों ने पॉलिटिकल साइंस या फिलोसफी रखी है वो इसको अच्छा कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि लिटरेरी एसे को इसलिए ज़रा टीचर्स कहते हैं कि अवॉइड करें, क्योंकि इसमें अगर तो आप फिलोसफिकल टर्म्स यूज़ करते हो ना, अच्छी-अच्छी बातें मतलब ले आते हो आप कोई सेंटेंसेस इस तरह के बंदा सुन के कहे वाह क्या कमाल बात है, तो वो ज़्यादा एक अच्छा असर पड़ता है। फिर आपका ऐसे बहुत सिंपल टोन में नहीं होना चाहिए, और जो लोग ज़रा साइंस के बैकग्राउंड के होते हैं फिर वो कहते हैं कि ठीक है, हम बस इस तरह की चीज़ें जिसको जो है ना सीधा-सीधा बात करनी आसान हो, उसमें कोई लिटरेरी टर्म्स ना यूज़ हों। अपने-अपने इंटरेस्ट की बात होती है, कुछ लोगों को इस तरह के लिटरेरी कोट्स बड़े अच्छे याद रह जाते हैं, फिलोसोफर्स की बातें याद रह जाती हैं, तो इस तरह के लोगों को अटेम्प्ट करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं, मुझे ये लगता है कि जो लोग ज़्यादा मोटिवेशनल साइड पे होते हैं ना, उनको इस तरह की कोटेशंस और चीज़ें उनके माइंड में होती हैं। वो अप्लाई कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में कहीं न कहीं, और इस तरह के एसेस ना यानी इसमें कोई बहुत ज़्यादा फिलॉसफी नहीं है। मुझे ये लगता है कि इसके ऊपर जैसे जो लोग कंटेंट राइटिंग का काम करते हैं, फ्रीलांसिंग करते हैं, वो एक सेंटेंस उनके लिए क्या बात है, वो उसका ऊपर आराम से कोई ना कोई आर्टिकल लिख सकते हैं, कर सकते हैं उसको। तो मुझे ये लगता है कि अगर इस तरह की आपके पास सिचुएशन हो कि आपके पास कोई ऐसा एसे ना बचे जिसको आप कर सकते हो, और एक लिटरेरी ऐसे जिसका मीनिंग आपको समझ आ रहा है, आपको पता चल गया कि बात वो क्या पूछना चाह रहा है, फिलॉसफी क्या है इसके अंदर। अगर आप उसको प्रूव कर सकते हो ना, यू शुड गो फॉर दैट। उसमें इतना घबराना नहीं चाहिए कि जी बहुत लिटरेरी टर्म्स यूज़ करनी है। इतना भी कोई ऐसी बात नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपने जो है ना लिटरेचर पढ़ा हो, और बस मतलब अगर आपका ऐसे ठीक होता है तो आपको जो है ना ग्रामर वगैरह की मिस्टेक, कोई ब्लंडर्स ना मारे हो, थीसिस स्टेटमेंट आपने मतलब ठीक लेके चले हो। अगर आपकी चीज़ें फिर सिंपल भी होती है ना, सिंपल है लेकिन ठीक है, देन ही हैज़ नो रीज़न टू फेल यू। ऐसे में वो इस तरह फेल नहीं करता है, ऐसे में फेल इंसान तभी होते हैं जब या तो आपने लिमिट ना पूरी की हो वर्ड्स की, बहुत कम लिमिट आपने जो है ना लिमिट से बहुत पहले आप रुक गए हो, और
इवन यानी वो लोग भी सुना है कि पास हो जाते हैं जिनके 1600 टू 1700 वर्ड्स भी होते हैं, वो भी ऐसे पास कर जाते हैं। ठीक है, उसमें बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आए लेकिन पास कर हो जाता है आराम से, और एक पास ही करना होता है, नंबर तो आपने बाकी सब्जेक्ट से लेने होते हैं, आपके ऑप्शनल्स किस लिए हैं फिर। और एक और चीज़ जो मुझे बड़ी इर्क करती है कि फलाँ मैम जो है ना वो ऐसे करती हैं, वो ऐसे-ऐसे करवाती हैं। तो देखो अगर वो करवाती हैं, ऑब्वियसली आप उनके स्टूडेंट रहे हो तो आपको पता है ना, अगर तो आपने उनसे पढ़ा है तो रिस्पेक्ट है, आप करो जैसे उन्होंने आपको तरीका बताया। हर टीचर का डिफरेंट होता है वे, और इससे ना उलझन होती है कि आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो? अगर आपको उस टीचर पे नहीं एतबार था, आपको उधर से नहीं पढ़ना चाहिए था, और अगर आप कहीं पढ़ रहे हो तो उस तरीके को फ़ॉलो करो। बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं, एक-दूसरे से डिस्कशन करते हैं, वो पेपर सेंड कर देता है कि जी हमसे तो ये मॉक लिया, ऐसे चेक किया, ये हुआ, वो हुआ। ये सारी चीज़ें ना एट द एंड इन किसी चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं होना, सिवाय ये कि आप परेशान रहोगे, आपका फ़ोकस ख़राब होगा। उसने तो जी ऐसा ऐसे लिख दिया, उसने तो फलानी कोटेशन डाल दी। एंड पे ये होता है कि आपकी लक मैटर कर रही होती है, एग्ज़ामिनर का मूड मैटर कर रहा होता है, और दुआ करें कि ये ना पीछे से आया हो ऑर्डर के जी आपने इस पेपर को इस साल हिट करना है। तो इंशाल्लाह अगर आपने मेहनत की है और आपका सिंपल भी है, आपका अपने क्लास फेलो से बहुत ज़्यादा सिंपल भी है, यू कैन एस दैट प्रोवाइडेड कि आपने कोई मिस्टेक्स या ब्लंडर्स ना मारे हो। और जगह-जगह से ना टिप्स लेते-लेते आपका इतना टाइम वेस्ट हो जाता है, जिसकी वो आप उतना प्रैक्टिस कर लो, चीज़ें समझ लो, पढ़ लो, लिखने की प्रैक्टिस कर लो। बार-बार ये बात कहूँगी कि रिटन प्रैक्टिस अपनी बेहतर कर लो। पेपर चेक करती हूँ, आप हेस्टिली कोई वर्ड अगर गलत लिख देते हो ना, उसको कट ना किया करो। कट करते हो वो और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है और उस चीज़ के मार्क्स कट जाते हैं। फिर आपके ग्रामर की मिस्टेक होती है, कभी अच्छी मतलब आपकी वोकैब्युलरी अच्छी होती है तो ग्रामर में कहीं ब्लंडर हो जाता है, और अगर ग्रामर अच्छी है तो फिर आपने कोई जो है नया ताज़ा मोटा-सा वर्ड पढ़ा होता है, याद किया होता है, वो अड़ाया होता है कहीं, वो उस जगह पे फिट नहीं हो रहा होता, और यूँ लग रहा होता है कि बस कहीं की चीज़ कहीं उठा के लगा दी है, और या फिर उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं। तो ये चीज़ें थोड़ा-सा जो है ना बॉदर कर लें इसको, तो ऐसे पास करना, अब 2 दफ़ा मेरा ऐसे पास हो गया ना, और वो इतनी भी मैंने कोई मेहनत नहीं की थी। अब कुछ लोग मुझे कहते हैं कि आप हमें जी अपने पुराने एसेज़ दिखाएँ। तो सही बात है, मैंने कोई इतने एसेज़ लिखे नहीं थे, मैंने आउटलाइन्स बहुत बनाई हैं, रच-रच के बनाई हैं। हर थीम पे मैंने कोशिश की कि आउटलाइन बनाऊँ, लेकिन एज़ सच मैंने 3 या 4 एसेज़ लिखे हैं, जिनकी मैंने प्रैक्टिस की हो रिटन, और टेस्ट भी इसी तरह आपको पता ही है, टीचर्स जब टेस्ट लेते हैं, वो आपसे ज़्यादातर वो आउटलाइन्स ही करवाते हैं। शायद ही है जो कोई फुल फ्लेज ऐसे कर इस तरह बार-बार आपसे करवाता हो। तो बगैर प्रैक्टिस के इतनी ज़्यादा चीज़ों को किए बगैर अगर ऐसे पास हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई इतनी टफ़ चीज़ है जिसके ऊपर परेशान हो इंसान। अच्छा, और एक क्वेश्चन ये आया था कि कोटेशंस क्या इस तरह की कुछ होती हैं जो हमारे मुख्तलिफ एसेज़ में काम आ जाएँ? तो बिल्कुल होती हैं, जब आप कोटेशंस की लिस्ट आप निकालो पहले, जैसे जो थीम्स है ना, मैंने आपको कई दफ़ा शेयर की है चीज़, एग्ज़ाम डेस्क के ऊपर जाओ, आप पास्ट पेपर्स लिख के एसेज़ के, तो सर्च करो तो उसको आपको एक थीम का ना पूरा एक सेट मिल जाएगा जिसमें हर थीम पे एसेज़ हैं। उसमें आपने फॉर एग्ज़ाम्पल मीडिया पे जाओ, आपने मीडिया के देखे इतने सारे एसेज़ आए हुए हैं, जिस टॉपिक पे आपको कोटेशंस चाहिए आप वो निकाल लो, लिख-लिख के ना। तो 10, 15, 12 कोटेशंस जितनी दिल करता है ना, वो हर टॉपिक के निकाल के ना अलहदा पेजेज़ पे उनके ऊपर हेडिंग दे दो कि ये इस टॉपिक की है, निकाल के रख ली। उसको 2-3 दफ़ा रिवाइज़ करो, ठीक है? 2-3 दिन जब आप ऐसे की बाद में भी रिवीज़न करोगे, आप करते जो एट द एंड जिनकी फर्स्ट अटेम्प्ट है ना, उनके साथ तो लाज़मी ये होगा कि कोटेशन अक्सर पूरी की पूरी निकल जाती है, लेकिन उसका थोड़ा बहुत कोई हिस्सा याद रह जाता है। तो मैंने ना कोई इस तरह की काफ़ी सारी निकाल ली कोटेशंस, और मुझे सारी भूल गई। लेकिन एक कोटेशन ना मुझे कभी नहीं भूलती थी, वो थी पता नहीं किस बंदे की थी, रेफ़रेंस मुझे उस वक़्त तो याद था, अब नहीं मुझे याद आ रहा। वो था एवरीथिंग अफेक्ट्स एवरीथिंग। अब ये देख लो कि अगर कहीं भी कॉज़ेज़ इम्पैक्ट वाली कोई चीज़ आ गई ना ऐसे, वहाँ पे मैंने आँखें बंद करके सबसे पहले तो बड़ा-बड़ा करके ये लिखा है, एवरीथिंग अफेक्ट्स एवरीथिंग। और इस तरह की और भी कोटेशंस हैं, जैसे मार्टिन लूथर किंग की है, तो वो नॉलेज में भी काम आ जाती हैं, वो जस्टिस में भी काम आ जाती है, वो मोरालिटी में भी काम आ जाती हैं। तो मतलब आपको जो है ना बस ये एक दफ़ा निकाल के जब देख लो, याद करने की कोशिश करोगे ना, तो बहुत सारी कोटेशंस आपको नज़र आएगा कि ये मैं डिफरेंट डायमेंशंस में, डिफरेंट एसेस में यूज़ कर सकता हूँ। तो बस एक दफ़ा निकालने की ज़रूरत है, मेहनत करें, थोड़ी-सी गुड रीड्स पे जाएँ और कोटेशंस अच्छी-अच्छी निकाल लें। ठीक है, और भी आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू एड्रेस थोड़ा-थोड़ा करके सही, लेकिन
आपने जो है ना, अगर कोई चीज़ बॉदर करती है तो वाक़ई इसमें कोई डाउट नहीं है कि मैं आंसर करती हूँ, रिप्लाई करती हूँ जब भी मौका मिलता है मुझे। अगर मैसेज इधर-उधर ना हो जाए कई दफ़ा तो मैसेजेस के नीचे दब जाता है। लेकिन ठीक है, आप पूछा करें, मैं यानी इस चीज़ को नहीं कह रही, बस ये कह रही हूँ कि टीचर्स का कंपैरिज़न करके ना मतलब मुझे भी नहीं अच्छा लगता, बिकॉज़ आई एम अ टीचर माई सेल्फ। तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप किसी टीचर के बारे में पूछें कि उनका ये तरीका सही है या गलत। हर टीचर का अपना स्टाइल होता है पढ़ाने का। और मुझे ये लगता है कि जो एक लॉयल स्टूडेंट होता है वो अपने टीचर को ही फ़ॉलो करता है। तो जो भी आपके टीचर्स हैं, जो जिनका वे आपको अच्छा लग रहा है, आप उनको फ़ॉलो करो, तो इंशाल्लाह कोई इतनी कोई बड़ी डील नहीं होती कि आपने जो है ना ऐसे किया तो वैसे किया तो उससे पास हो जाएगा या फ़ेल हो जाएगा। इवन कई दफ़ा टॉपिक्स को समझने के भी देयर आर मोर देन वन वेज़, और आप सोच भी नहीं सकते कि आपका जो पेपर चेकर है उस टाइम उसके ज़हन में कौन-सा वे है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए था। तो बस दुआ किया करें कि बस पास हो जाए, इतनी ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ना कंपैरिज़न करें, बस अपनी तैयारी पे फ़ोकस रखें, अपनी नॉलेज बेस स्ट्रॉन्ग करें, कोटेशंस निकालें, फैक्ट्स कोई 1-2 इस तरह के निकाल के रख लें जो काम आते रहें। करंट अफ़ेयर्स में फैक्ट्स बहुत काम आते हैं, तो जब करंट अफ़ेयर्स की तैयारी करें तो वही फैक्ट्स आप उसके एसेस के लिए रख लें। अलग-अलग नहीं हर चीज़ को